हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम इन ग्रामर की दुनिया। इस चैनल को हमने विशेष तौर पर एमपी टीचर रिक्रूटमेंट 2022 के नोटिफिकेशन को ध्यान में रखकर किया है। इसमें जो हम तैयार करेंगे वो है एमपी टीजीटी इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको हम विद इन 2 मंथ्स में कंप्लीट करेंगे। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको कहीं भी कोई क्वेरी है तो इस फ़ोन नंबर पर तुरंत बात करें और किसी भी समय आप बात कर सकते हैं। हमने जो शुरू किया है वो है पोइट्री सेक्शन, और पोइट्री सेक्शन का ये 4th वीडियो है। आज हम जो पढ़ेंगे वो है ओड टू आ स्काईलार्क, जो कि पीबी शैली की रचना है। इसमें हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स, सेकंड लाइन टू लाइन इसका एक्सप्लेन पढ़ेंगे, और थर्ड इस पर बेस्ड जो एमसीक्यूज हैं उनको पढ़ेंगे। तो कुल मिलाकर के इस पोइम में हम 3 बातें पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आप देखकर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो बाद में कर लेना। इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स की बात करें तो ये पोइम है वो 1820 में लिखी जाती है और 1820 में ही ये पब्लिश होती है। इनका एक ड्रामा है प्रोमेथियस अनबॉर्न, तो उसी ड्रामा के साथ में इस पोइम का पब्लिकेशन होता है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरे, अगर हम इस पोइम के सोर्स की बात करें तो इस पोइम का सोर्स जो है वो ओरिजिनल है, क्योंकि पीबी शैली और उनकी वाइफ मैरी शैली एक शाम इवनिंग वॉक पर, जो कि लेगहॉर्न इटली में जगह है, वहाँ पर घूम रहे होते हैं, तो वहाँ ओरिजिनल स्काईलार्क के गीत को सुनते हैं, और उस गीत को सुनने के बाद इस पोइम को कंपोज करते हैं। तो इसका सोर्स जो है वो ओरिजिनल है, ये मौलिक रचना है। अगला जो पॉइंट है वो है इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए, पोइम से अगर प्रश्न पूछा जाता तो स्ट्रक्चर से सबसे पहला प्रश्न पूछा जाता है। तो इस पोइम में 21 स्टैंजा हैं, और प्रत्येक स्टैंजा में 5 लाइन्स हैं। तो कुल मिलाकर के 105 लाइन्स की ये पोइम बनती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो इस स्टैंजा का स्ट्रक्चर है। तो इस स्टैंजा के स्ट्रक्चर में आप ध्यान देंगे 5 लाइन्स हैं, और 5 लाइन्स में जो पहली 4 लाइन्स हैं वो ट्रोचेक ट्राईमीटर है। तो ट्रोचेक जो मीटर होता है इसमें पहला सिलेबल स्ट्रेस होता है और दूसरा सिलेबल अनस्ट्रेस होता है। ये 2 सिलेबल का मीटर होता है। ट्रोचेक मीटर 2 सिलेबल का होता है, पहला स्ट्रेस्ड और दूसरा अनस्ट्रेस। तो ऐसे ही 3 फीट का जो होता है वो ट्राईमीटर होता है। तो ऐसे ही 3 फीट को ट्राईमीटर कहते हैं। तो ये आपका ट्रोचेक ट्राईमीटर में लिखा गया है। और जबकि जो 5th लाइन है आयम्बिक हेक्सामीटर में होती है। तो आयम्बिक तो आप जानते हैं, आयम्बिक में क्या होता है, पहला मीटर जो होता है, पहला जो सिलेबल होता है वो अनस्ट्रेस होता है और उसके बाद स्ट्रेस होता है। तो ऐसे ही 6 फीट की लाइन को हम हेक्सामीटर कहते हैं। जैसे मोनोमीटर 1 फीट की, डायमीटर 2 फीट की, ट्राईमीटर 3 फीट की, टेट्रामीटर 4 फीट की, और पेंटामीटर 5 फीट की, हेक्सामीटर 6 फीट की, हेप्टामीटर 7 की, ऑक्टो 8 की, नैनो 9 की, और डेका 10 की। तो इस प्रकार 10 मीटर्स की होती हैं। अब हमने ये तो समझ लिया कि किस प्रकार के मीटर हैं। तो हेक्सामीटर को हम अलेक्जेंडरी मीटर कहते हैं। अब 4 आपके बेसिक मीटर्स होते हैं। इसमें होता है एक आयम्बिक, अनस्ट्रेस के बाद स्ट्रेस होता है, ट्रोची स्ट्रेस के बाद अनस्ट्रेस होता है, एनापेस्टिक ये 3 सिलेबल का होता है, पहले दोनों अनस्ट्रेस बाद में स्ट्रेस, और डेक्टालिक ये भी 3 सिलेबल का होता है,
पहला स्ट्रेस और बाद के दोनों अनस्ट्रेस। तो ये आपका जो बेसिक मीटर है इस पोइम में वो ट्रेचेक ट्राईमीटर और फिर लास्ट लाइन हेक्सामीटर। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये। और इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी और बी, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब हम पढ़ते हैं जो है इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। इस फर्स्ट स्टेंजा का हम एक्सप्लेन पढ़ते हैं। इस फर्स्ट स्टेंजा में पीबी शैली स्काई लार्क को एक स्पिरिट कह करके, एक आत्मा कह करके उसको एड्रेस करते हैं और उसका स्वागत करते हैं। तो कैसे? हेल टू दी ब्लीथ स्पिरिट, वर्ड दाउ नेवर वर, दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट। वह कहते हैं स्काई लार्क से, तुम एक ब्लीथ स्पिरिट हो, एक प्रफुल्लित या प्रसन्न या खुश आत्मा हो, तुम्हारा इस धरती पर स्वागत है। वर्ड दाउ नेवर वर्ड दैट फ्रॉम हेवन और नियर इट। वह स्काई लार्क को एक पक्षी नहीं मानते हैं, चिड़िया नहीं मानते हैं। वह कहते हैं कि या तो वह स्वर्ग की कोई चिड़िया है या कम से कम स्वर्ग के या इसके आसपास की कोई चिड़िया है, क्योंकि उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो स्वर्गिक हैं, यानी कि हेवन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, और वह धरती की चिड़िया किसी भी तरह से नहीं लगती है। फिर वो कहते हैं प्योरेस्ट दाई फुल हार्ट इन प्रोफेस स्ट्रेन ऑफ अनप्रीमेडिएटेड आर्ट। प्योरेस्ट दाई फुल हार्ट, वह अपने दिल के सभी फीलिंग्स को, सभी थॉट्स को गीतों के माध्यम से व्यक्त कर रही है, गीतों के माध्यम से उनको उड़ेल रही है। इन प्रोफाउस स्ट्रेन, उसके जो स्ट्रेन्स हैं, उसके जो गीत हैं वो प्रचुर मात्रा में उसके दिल से निकल कर आ रहे हैं। ऑफ अनप्रीमेडिटेड आर्ट, तो उसके जो गीत हैं वो बिना सोचे समझे हैं। इसका अर्थ है वो गीतों पर जोर नहीं दे रही, सोच नहीं रही, बल्कि उसके गीत उसके दिल से स्पॉन्टेनियसली निकल कर के बाहर आ रहे हैं। तो ये पहले स्टेंजा है। इसमें जो फर्स्ट लाइन है इसमें एपोस्ट्रॉफी फिगर ऑफ स्पीच है, और जो प्योरेस्ट दाई फुल हार्ट, तो जिसमें जो हार्ट शब्द है वो पूरे स्काई लार्क को बता रहा है। तो जहाँ अंश के लिए पूर्ण और पूर्ण के लिए अंश का प्रयोग होता है तो वहाँ सिनकडकी जो है आपका फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो हार्ट जो है वो फुल स्काई लार्क को प्रस्तुत कर रहा है। अगले स्टेंजा की बात हो रही है। स्टिल हायर, हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ दाउ स्प्रिंगेस्ट। तो यहां पर कवि कह रहे हैं कि चिड़िया जो है लगातार ऊंची और ऊंची पृथ्वी से आकाश की ओर उड़ती है। फिर उसकी जो है पृथ्वी से आकाश की ओर उड़ती है, फिर उसकी कंपेयर करते हैं वो क्लाउड ऑफ फायर से। तो जिस प्रकार आग का धुआं तेजी से धरती से ऊपर की ओर उड़ता है, उसी प्रकार चिड़िया भी धरती से ऊपर आकाश पे उड़ती जाती है। द ब्लू डीप दाउ बिंगेस्ट, तो ब्लू डीप का अर्थ है यहाँ पर आकाश, या जो आकाश का एटमॉस्फेयर है उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आकाश को इन्होंने ब्लू डीप माना है, तो इसलिए यहाँ पर सिनकडकी जो मेट्रोनिमी अलंकार होता है वो होता है मेट्रोनिमी फिगर ऑफ स्पीच। तो द ब्लू डीप दाउ बिंगेस्ट, उस नीले आकाश की ओर तुम उड़ती हो। एंड सिंग्स स्टिल डथ सोर एंड सोरिंग एवर सिंगेस्ट, तुम जब ऊपर की उड़ती हो तो गीत गाती हो, और जब उड़ती हो तब भी गीत गाती हो। थर्ड स्टेंजा में जो है सूरज छिपने के बाद जो चारों तरफ गोल्डन कलर की लाइटनिंग होती है, तो उस लाइटनिंग में, उस प्रकाश में चिड़िया जो है उड़ रही है। इन द गोल्डन लाइटनिंग ऑफ द संकन सन,
जब सूरज डूब चुका होता है तो उसके तुरंत बाद जो सुनहरा प्रकाश होता है, उस प्रकाश में तुम उड़ रही हो। ओवर विच क्लाउड्स आर लाइटनिंग, तो ऐसे लग रही हो जैसे उस प्रकाश के ऊपर जब बादल छा जाते हैं तो उसी प्रकार चिड़िया वहाँ उड़ रही है, तो ऐसे लग रहा है कि उस गोल्डन लाइटिंग में बादल छा गया है। दाउ डस्ट फ्लोट एंड रन, जिस प्रकार बादल तैरते हैं, तो उसी प्रकार ये चिड़िया जो है तैरती हुई और दौड़ती हुई लग रही है। लाइक एन अनबॉडीड जॉय, ऐसे तैर रही है जैसे आनंद तैरता है, क्योंकि आनंद का कोई शरीर नहीं होता, तो चिड़िया को इन्होंने आत्मा माना है, तो उसी प्रकार चिड़िया एक अनबॉडीड जॉय की तरह, एक आनंद की तरह, जिसका कोई शरीर नहीं है बल्कि आत्मा है, उसकी तरह उड़ रही है। हुज रेस इज जस्ट बिगन, और उस आनंद की बात कर रहे हैं जो अभी अभी शुरू हुआ है, यानी कि अभी अभी वो आनंद है। तो यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच है वो सिमली है। स्टैंजा फोर्थ में कर रहे हैं, द पेल पर्पल इवन मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट। तो देखना यहाँ पर पहली लाइन में पेल पर्पल इवन का अर्थ है इवनिंग। तो जो पीले और बैगनी रंग की जो शाम है, मेल्ट्स अराउंड दाई फ्लाइट, तेरी उड़ान के आगे पिघलती जा रही है। लाइक ए स्टार ऑफ हेवन, तो उस आकाश के तारे की तरह, इन द ब्रॉड डे लाइट, जो दिन की चमकदार रोशनी में दिखाई नहीं देता है। दाउ आर्ट अनसीन, तुम भी उसी तरह दिखाई नहीं देती हो। बट येट आई हियर दाई श्रिल डिलाइट, फिर भी मैं तुम्हारी तीव्र आवाज़ को सुनता हूँ। तब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्काई लार्क को एक तारे से कंपेयर किया जा रहा है, एक स्टार से कंपेयर किया जा रहा है। तारे रात में दिखाई देते हैं और दिन के प्रकाश में तारे जो है छिप जाते हैं। ऐसा नहीं कि तारे होते नहीं हैं, बल्कि होते हैं, लेकिन दिन के ब्रॉड लाइट में वो दिखाई नहीं देते हैं। तो यहाँ कंपेयर करते हुए कह रहे हैं, हे स्काईलार्क, तुम उस स्टार की तरह हो जो दिन के ब्रॉड लाइट में दिखाई तो नहीं देता है, तो उसी तरह तुम दिन के प्रकाश में दिखाई तो नहीं दे रही हो, लेकिन तुम्हारी जो गीत की तेज ध्वनि है, तेज संगीत है, वो सुनाई देता है। फिर यहाँ पर इस स्टैंजा में स्काई लार्क की तुलना करते हैं वो वीनस से। वीनस जिसको बोलते हैं आप लोग शुक्र ग्रह, तो जो शुक्र ग्रह होता है उसको हम सिल्वर स्फीयर के नाम से जानते हैं, शुक्र ग्रह को। तो शुक्र ग्रह जो है सुबह और शाम के समय उस दिखाई देता है, तो उसकी जो चमक होती है वो सुबह के समय बिल्कुल धुंधली पड़ जाती है। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं, कीन आर द एरोज ऑफ द सिल्वर स्फीयर, जिस प्रकार जो शुक्र ग्रह है, सिल्वर स्फीयर है, उसकी जो चमक की जो किरणें होती हैं काफ़ी तीव्र होती हैं। हुज इंटेंस लैम्प नैरोज, जिसकी जो तीव्र चमक होती है वो धुंधली पड़ जाती है। इन द वाइट डाउन क्लियर, यानी कि सुबह की रोशनी में। तो जिस प्रकार वीनस ग्रह की चमक सुबह की रोशनी में धीमी पड़ जाती है, अंटिल वी हार्डली सी, जिसको हम मुश्किल से ही देख पाते हैं। वी फील दैट इट इज़ देयर, हम ये तो महसूस करते हैं कि वीनस ग्रह वहाँ पर है। तो इसी प्रकार जो स्काईलार्क पक्षी है, उसके गीतों की जो चमक है, गीतों की जो तीव्र श्रिल वॉइस है, वो तो हमको दिखाई देती है, सुनाई देती है, लेकिन हमको चिड़िया दिखाई नहीं देती। बस उसके गीतों के माध्यम से हमको आभास होता है कि चिड़िया कहीं ना कहीं है। अगला है, इसी से आगे बात करते हैं, ऑल द अर्थ ऑफ एयर,
ऑल द अर्थ एंड एयर विद दाई वॉइस इज लाउड व्हेन द नाइट इज बेयर। तो पूरे पृथ्वी पर हवा में तुम्हारी जो आवाज़ है उसकी साउंड गूंजती है, पूरे वातावरण में तुम्हारे गीतों की आवाज़ फैली हुई है। फिर कह रहे हैं एज व्हेन द नाइट इज बेयर, जब रात बेयर होती है, बेयर का मतलब जब रात में कोई भी बादल नहीं होता है। फ्रॉम वन ओनली क्लाउड, तो आकाश में केवल अकेला बादल होता है, पूरा आकाश साफ होता है। द मून रेन्स आउट हर बीम्स, जो चंद्रमा है वो अपनी किरणों को बरसाता है। एंड हेवन इज ओवरफ्लोड, और जो पूरा आकाश है वो उसके प्रकाश से भर जाता है। देखिए, हम चित्र के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये आपका बादल है और इस बादल में चंद्रमा छिपा हुआ है, तो चंद्रमा दिखाई नहीं दे रहा है आपको, लेकिन आपने ध्यान दिया होगा तो चारों तरफ चंद्रमा की जो बीम्स हैं, किरणें हैं, वो फैलती हैं। तो ये किरणें जो है पूरे आकाश में ओवरफ्लोड हो जाती हैं, पूरे आकाश को अपने प्रकाश से भर देती हैं, लेकिन कहीं आपको चंद्रमा दिखाई नहीं देता, क्योंकि चंद्रमा इस जो है बादलों के ओट में छिपा हुआ है। तो उसी प्रकार जब बादल आकाश में साफ होता है और केवल अकेला बादल होता है, तो उसकी किरणें जो हैं चंद्रमा अपनी किरणों को बौछार करता है और पूरे आकाश में फैला देता है। उसी प्रकार जो स्काईलार्क के गीत हैं वो धरती और हवा में फैल जाते हैं, लेकिन चिड़िया कहीं नहीं दिखाई देती, लेकिन उसकी जो गीतों के स्वर होते हैं वो पूरे वातावरण में फैले रहते हैं। तो यहाँ पर किससे तुलना कर रहा है? यहाँ से कंपेयर किया गया है मून से। फिर अगले स्टैंजा में कहते हैं व्हाट दाउ आर्ट वी नो नॉट, व्हाट इज मोस्ट लाइक दी, फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स आर फ्लो नॉट, ड्रॉप सो ब्राइट टू सी, एज फ्रॉम दाई प्रेजेंस शावर्स आर रेन ऑफ मेलोडी। तो यहाँ पर बात कह रहे हैं कि व्हाट दाउ आर्ट वी नो नॉट, हे स्काईलार्क तुम क्या हो जो है हम नहीं जानते। व्हाट इज मोस्ट लाइक दी, और तुम किस तरह हो हमको ये भी नहीं पता। तो यहाँ कवि मानता है कि चिड़िया जो है वो एक क्रिएचर से कहीं कुछ बढ़कर है, ये खुशियों का सार है और आनंददायक जीवन के जीने के लिए है। तो इसलिए कवि कहता है कि वास्तव में वह नहीं जानता कि चिड़िया क्या है, बस उसकी एक तुलना के बारे में सोचता है, बस उसकी तुलना कर सकता है। तो यहाँ पर किससे तुलना कर रहा है? उसकी तुलना कर रहा है रेनबो से। किससे कर रहा है? उसकी तुलना रेनबो से कर रहा है। फ्रॉम रेनबो क्लाउड्स देयर फ्लो नॉट ड्रॉप सो ब्राइट टू सी। रेनबो में जब रेनबो पड़ता है तो सूरज की किरणें उस पर पड़ती हैं, तो वो वर्षा की बूंदों से होकर गुजरती हैं। तो वर्षा की बूंदें हमको दिखाई नहीं देती, बल्कि उसका जो है हमको चित्र दिखाई देता है रेनबो का, हालांकि वो वर्षा की बूंदें होती हैं। तो उसी प्रकार फ्रॉम दाई प्रेजेंस सावर अ रेन ऑफ मेलोडी, तो तुम्हारी उपस्थिति में जो आपके स्वरों की मेलोडी है, गीतों की जो मेलोडी है वो तो दिखाई देती है। कहने का मतलब इंद्रधनुष की तरह गीतों की मेलोडी तो दिखाई देती है, लेकिन इंद्रधनुष में छुपा हुआ जो वर्षा की बूंदें हैं वो दिखाई नहीं देती, वर्षा जो है वो दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार चिड़िया तो दिखाई नहीं देती, लेकिन उसके गीतों की मेलोडी रेनबो की तरह दिखाई देती है। अगला है, अगले स्टैंजा में कवि जो है रेनबो की इसकी कंपेयर करते हैं स्काईलार्क की पोइट से। लाइक ए पोइट हिडन इन द लाइट ऑफ थॉट्स, जिस प्रकार एक कवि अपने विचारों के प्रकाश में छिपा होता है, अपने विचारों के प्रकाश में मग्न होता है। सिंगिंग हिम्न अडबिडन, और अपने
गीत गाता है जो कि अनबिडन है। अनबिडन का यहाँ पर आशय है उसके गीत जो है स्पॉन्टेनियसली उसके दिल से निकलते हैं, स्वतः उसके दिल से निकलते हैं। तो कह रहे हैं यहाँ पर जिस प्रकार एक कवि के विचार उसके दिल से स्वतः निकलते हैं और वह अपने विचारों में मग्न रहता, दिखाई नहीं देता, तो उसी प्रकार हे स्काईलार्क तुम्हारे गीत भी तुम्हारे हृदय से स्वतः निकलते हैं। फिर अगले कंपेयर कर रहे हैं, टिल द वर्ल्ड इज ब्राउट। तो वर्ल्ड इज ब्राउट का यहाँ पर अर्थ है कि तुम संसार को सिखाती हो। ब्राउट का मतलब बड़ी मेहनत से तुमने संसार को सिखाया है। ब्राउट का यहाँ पर यह अर्थ है। टू सिंपैथी विद होप एंड फियर इट हीडेड नॉट। उस सिंपैथी को, तो यहाँ पर यह कहना चाह रहे हैं कि तुमने संसार को अपने गीतों के माध्यम से सुधारा है। पक्षी का गीत जो है उन लोगों के जगा रहा है जिन्होंने कभी दूसरों के प्रति, दूसरों की आशाओं को, दूसरी की निराशाओं को नहीं सोचा है। तो बोले तुम अपने गीतों के माध्यम से लोगों को, आशाओं को और निराशाओं को जगा रही हो, उनको समझा रही हो कि दूसरों पर ध्यान दिया जाए। यहां पर स्काईलार्क की तुलना एक हाई बॉर्न मेडन से की जा रही है, एक ऊंचे परिवार में जन्मी युवती से की जा रही है। जो लड़की जो है एक महल के ऊंचे टावर में बंद है और ऊंचे टावर में वो अपने प्यार को याद करके गीत गा रही है और उसके गीत जो हैं काफ़ी सुंदर हैं। तो यहाँ पर क्या है, लाइक ए हाई बर्न मेडन, उस उच्च परिवार में जन्मी लड़की की तरह है। इन आ पैलेस टावर, जो कि एक महल के ऊंचे टावर में कैद है। सूदिंग हर लव लेडन सोल इन सीक्रेट आवर, जो अपने प्यार में बसी हुई जो उसकी आत्मा है। सोल इन सीक्रेट आवर, तो अपनी आत्मा में सीक्रेट आवर माने उस छिपी हुई जगह में विद म्यूजिक स्वीट एज लव, वह अपने मधुर गीतों से गा रही है। विच ओवरफ्लोस हर बोअर, जो उसके गीत हैं चारों तरफ फैल जाते हैं। तो उसी प्रकार जो स्काईलार्क है वो उस ऊंचे महल में छिपे हुए लड़की की तरह है, जिसके गीत तो चारों तरफ घाटी में पेड़ पौधों में फैले हुए हैं। बाहरी लोग उसके गीतों को तो सुनते हैं लेकिन वो लड़की दिखाई नहीं देती। उसी प्रकार अब आप जो स्काईलार्क बर्ड है वो दिखाई तो नहीं देती लेकिन उसके गीत जो हैं बोअर में सुनाई देते हैं। फिर दूसरी तुलना कर रहे हैं वो ओस की ढकी घास और फूलों के बीच उड़ते हुए एक जुगनू से। तो कैसे कर रहे हैं, लाइक ए ग्लो वार्म गोल्डन, एक अब आप जो स्काईलार्क है वो चमकते हुए चमकते हुए जुगनू की तरह है। इन डेल ऑफ ड्यू, जो ओस की घाटी में बसा हुआ है। स्कैटरिंग अनबिहोल्डन, बिना दिखे फैला रहा है इट्स एरियल ह्यू, अपने चमकदार प्रकाश को। अमॉन्ग द फ्लावर ग्रास विद स्क्रीन इट फ्रॉम व्यू, फूलों के और घास के बीच में अपने प्रकाश को फैला रहा है और खुद दिखाई नहीं देता। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है स्काईलार्क ओस से ढकी हुई घास और फूलों के बीच उड़ते हुए एक सुंदर जुगनू की तरह है। जुगनू स्वयं तो अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि ये इस ओस की घाटी में छिपे हुए घास और पौधों के बीच अपने प्रकाश को फैला रहा है। हम जो लोग हैं उसके जो प्रकाश को देख तो सकते हैं, पहचान सकते हैं कि उसका प्रकाश चारों ओर बिखरा हुआ है, उसका प्रकाश चारों ओर बिखरा हुआ है, लेकिन हम उसके प्रकाश को तो देख सकते हैं लेकिन जुगनू कहाँ छिपा है
वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि स्काईलार्क उसी जुगनू की तरह है, उसके गीतों की जो स्वर है वो तो हमको सुनाई देता है, लेकिन स्काईलार्क कहाँ पर है ये हमको दिखाई नहीं देता। अगले स्टैंजा में लाइक ए रोज एम्बर्ड, तो इसमें उस छिपे हुए गुलाब से, जो रोज छिपा हुआ गुलाब है जो हरी पत्तियों के बीच में छुपा हुआ है, उससे स्काईलार्क की तुलना कर रहे हैं। कैसे? लाइक ए रोज एम्बर्ड, उस छिपे हुए गुलाब की तरह, इन इट्स ओन ग्रीन लीव्स, जो अपनी खुद की हरी पत्तियों में छुपा हुआ है, बाई वार्म विंड्स डिफ्लावर्ड, जिसको गर्म हवाएं उसको बिखेर देती हैं, टिल द सेंट इट गिव्स, जब तक इसकी सुगंध उसमें बस जाती है, मेक इट्स फैन टू मच स्वीट दोज हैवी विंग्ड थीव्स, और ये उस हवा को भारी कर देती है। तो यहाँ पर कहने का अर्थ है, यहाँ पर स्काईलार्क हरी पत्तियों में लिपटे हुए गुलाब से तुलना करते हैं। तो कह रहे हैं कि हरी पत्तियों में लिपटे हुए गुलाब को हम भले ही ना देख पाएं, लेकिन उसकी मधुर जो सुगंध है जिसको गर्म हवा बहाकर ले जाती है, तो उसकी सुगंध के माध्यम से हम उस गुलाब की पहचान कर पाते हैं कि गुलाब यहीं कहीं है। और जो उसकी सुगंध है, मेक्स फैन विद टू मच स्वीट दोज हैवी विंग्स थीम्स, तो हैवी विंग थीम्स इन्होंने हवा को कहा है। तो उस गुलाब की सुगंध से जो गर्म हवा है वो भारी हो जाती है और धीमी हो जाती है। तो हैवी विंग्ड थीम्स इसीलिए कहा है क्योंकि हवा जो है उसके सुगंध से भारी हो जाती है, और थीव्स इसलिए कहा है क्योंकि जो हवा है उसकी सुगंध को चुरा कर ले जाने की कोशिश करती है। तो यहीं पर कंपेयर करते हुए कहते हैं कि स्काईलार्क जो पक्षी है वो उस पत्तियों में छिपे हुए गुलाब की तरह है। तो उसके गीत की जो कंपेयर कर रहे हैं वो गुलाब के सुगंध से कर रहे हैं। तो जिस प्रकार गुलाब की सुगंध हवा में फैल करके हवा को भारी कर देती है, तो उसी प्रकार इसके स्काईलार्क के गीतों की जो स्वर हैं वो हवा को भारी कर देते हैं। तो हवा धीमी हो जाती है, तो उसी प्रकार इसके गीतों से को सुनने वाले लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं और उनकी गति जो है वो धीमी हो जाती है। अगले स्टेंजा में साउंड ऑफ वर्नल शॉर ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, रेन अवेकेंड फ्लावर, ऑल दैट एवर वॉज जॉयस एंड क्लियर एंड फ्रेश, दाई म्यूजिक डथ सरपास। तो यहाँ पर इस अगले स्टेंजा में वो बर्नल सावर, तो बर्नल सावर का अर्थ है, बर्नल का अर्थ होता है स्प्रिंग सीजन, और स्प्रिंग सीजन की वर्षा से वो तुलना कर रहे हैं स्काईलार्क के गीतों की। कैसे? साउंड ऑफ बर्नल सावर, बसंत ऋतु के मौसम में जो वर्षा होती है उसकी आवाज़ ऑन द ट्विंकलिंग ग्रास, चमकती हुई घास पर पड़ने से उत्पन्न होती है। रेन अवेकेंड फ्लावर, और जो वर्षा है उन फूलों को जगा देती है। फूलों को जगा देती है कहने का मतलब है जब वर्षा फूलों पर पड़ती है तो फूलों में चमक आ जाती है, फूल खिल उठते हैं। ऑल दैट एवर वॉज जॉयस एंड क्लियर एंड फ्रेश, दैट म्यूजिक डज सरपास, और उसके वर्षा से सभी तरफ आनंद, उसका जो चमक फैल जाती है, तरोताजगी फैल जाती है। इन सारी चीज़ों को डथ दाई म्यूजिक डथ सरपास, तुम्हारा जो म्यूजिक है इन सब से बढ़कर है। तो देखिए कैसे तुलना की है। वर्षा की बूंदें जब वातावरण में आती हैं तो वातावरण में जितने भी फूल होते हैं, पौधे होते हैं, हर चीज़ में एक चमक आ जाती है, हर चीज़ क्लियर हो जाती है, हर चीज़ आनंदमय हो जाती है, हर चीज़ तरोताज़ा हो जाती है।
लेकिन जब स्काईलार्क पक्षी गाते हैं तो इन सारा जो चमक है, सारा जो ताजगी है, वो फीकी पड़ जाती है और स्काईलार्क का म्यूजिक जो है इन सब चीज़ को सरपास कर देता है, इन सब चीज़ को दबा देता है और इन सब चीज़ों से बढ़कर हो जाता है। तो कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों की तुलना में जो स्काईलार्क के गीत हैं वो सबसे बढ़कर हैं। फिर वो स्काईलार्क से कहते हैं कि जो प्रसन्न आत्मा तुम्हारे अंदर है वो हमें भी सिखाओ। कहते हैं टीच अस स्पिरिट और वर्ड व्हाट स्वीट थॉट्स आर दाइन। जो तुम्हारे अंदर मधुर विचार हैं, हे स्पिरिट या हे चिड़िया, वो हमें भी सिखाओ। आई हैव नेवर हर्ड प्रेज और लव और बाइन दैट पेंटेड फोर्थ अ फ्लड और रैप्चर्ड सो डिवाइन। पहले एक एक शब्द का अर्थ बता देते हैं। यहां जो रैप्चर का अर्थ है, रैप्चर का मतलब होता है उत्साह, ऑफ डिवाइन का मतलब दिव्य उत्साह, और पेंटेड का अर्थ है तीव्र इच्छा। तो यहां पर कह रहे हैं कि आई हैव नेवर हर्ड प्रेज ऑफ लव और बाइन। मैंने कभी भी कोई गीत ऐसे नहीं सुने, चाहे वो प्यार की प्रशंसा में गीत लिखे गए हों या मदरा की प्रशंसा में गीत लिखे गए हों। दैट पेंटेड फोर्थ फ्लड ऑफ रैप्चर डिवाइन, चाहे वो रैप्चर डिवाइन जो दिव्य आनंद है, जो दिव्य उत्साह है, उसको प्राप्त करने वाले ही क्यों ना हो, लेकिन कोई भी गीत इतने सुंदर नहीं है जितने कि तुम्हारे गीत हैं। क्योंकि तुम्हारे गीत लव की प्रशंसा में या जो मदरा की प्रशंसा में गीत लिखे जाते हैं उन सबसे ज़्यादा बढ़कर हैं। तो ऐसे गीत तुम कहाँ से लाई हो, तुम्हारे विचार तुम्हारे अंदर क्या है, हे स्पिरिट या हे चिड़िया मुझको सिखाओ। फिर यहाँ पर तुलना कर रहे हैं शादी में गाने जाने वाले गीतों से और जो हीरोइक सॉन्ग होते हैं, जो विजय गाथा वाले गीत होते हैं, उन गीतों से स्काईलार्क पक्षी के गीतों की तुलना करते हैं। कोरस हिम्नल और ट्रम्पेट साउंड। कोरस हिम्नल वो गीत जो शादी के समारोह में गाए जाते हैं और ट्रम्पेट चांट या जो विजय गाथा गीत होते हैं, मैच्ड विद दाइन वुड बी ऑल बट एन एम्प्टी बॉन्ड। अगर उनको तुमसे मैच किया जाए, यदि उन सारे गीतों की जो विजय गाथा के गीत हैं या शादी के समूह गीत हैं, उनसे तुम्हारे गीतों की तुलना की जाए, बट एन एम्प्टी बाउंड, तो वो केवल एक खाली प्रदर्शन के, बाउंड का मतलब है एक खोखला, तो वो एक बाउंड का मतलब है केवल ढोंग दिखाई देंगे, तो वो खाली ढोंग की तरह लगेंगे, उनमें कुछ सार दिखाई नहीं देगा। आ थिंग वेरन वी फील देर इज समथिंग हिडन बॉन्ड। वो हमको गीत ऐसे लगेंगे, उन चीज़ों की तरह लगेंगे जिनमें कहीं ना कहीं कुछ कमी है। तो लेकिन तो तुम्हारे गीत हैं, तुम्हारे गीतों में कोई कमी नहीं है। तुम्हारे गीत उन कोरस हिम्नियल सॉन्ग से और ट्रम्पेट गीतों से उन सबसे बढ़कर हैं। तुम्हारे गीत अपने आप में परिपूर्ण हैं। अगला स्टैंजा है व्हाट ऑब्जेक्ट आर द फाउंटेन ऑफ दाई हैप्पी स्ट्रेन। यहाँ पर कवि जो है स्काईलार्क से प्रश्न कर रहा है। क्या प्रश्न कर रहा है? कवि ये जानना चाहता है कि स्काईलार्क जो गीत गा रही है उसके गीतों के गाने का स्रोत क्या है, क्या है फाउंटेन, कहाँ से उसके गीत उत्पन्न होते हैं। व्हाट ऑब्जेक्ट्स आर द फाउंटेन्स ऑफ दाई हैप्पी स्ट्रेन। हैप्पी स्ट्रेन तुम्हारे प्रसन्नता भरे जो गीत हैं, वो गीतों का जो है उद्गम स्थल क्या है, वो गीत कहाँ से उत्पन्न होते हैं। व्हाट फील्ड्स और वेव्स और माउंटेन्स, वो क्षेत्र कौन से हैं, वो खेत कौन से हैं, वो लहरें कौन सी हैं, वो पर्वत कौन से हैं। व्हाट शेप्स ऑफ स्काई और प्लेन, वो आकाश किस प्रकार का है, वो मैदान किस प्रकार के हैं। व्हाट लव ऑफ दाइन ओन काइंड, जो तुम अपने खुद के प्रकार के
गीतों को उपजाती हो। जो इसमें इन तुम्हारे गीतों में इतनी प्रसन्नता भरी हुई है, उन प्रसन्नता भरे गीतों का उद्गम स्थल क्या है, उनका स्रोत क्या है। फिर लास्ट बाद में कहते हैं व्हाट इग्नोरेंस ऑफ पेन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारे गीतों में जो प्रसन्नता भरी हुई है, हर गीत में केवल खुशी दिखाई देती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने कभी दर्द महसूस ही ना किया हो। इग्नोरेंस ऑफ पेन यानी कि तुम दर्द से अनजान हो, तुम दुखों से अनजान हो। फिर अगले स्टैंजा में कहते हैं विद दाई क्लियर कीन जॉइंस लैंगर कैन नॉट बी। तो कीन जॉइंस का मतलब है तुम्हारे गीतों में जो तीव्र खुशी है। लैंगर कैन नॉट बी, तो इसमें किसी भी प्रकार का आलस्य दिखाई नहीं देता। यानी कि तुम खुशी भरे गीत गाती हो तो इसका मतलब है तुम कोई अलसाई हुई या सुस्त पक्षी नहीं हो। शैडो ऑफ एनवांस नेवर केम नियर दी। तुम्हारे पास कभी भी जलन, एनवांस का मतलब जलन, दूसरों से जो हम लोग जलते हैं तो उसके कारण हमारे मन में कड़वाहट भर जाती है। तो कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर जो जलन की शैडो है वो छू भी नहीं पाई है। नेवर केम नियर दी, तुम्हारे पास कभी नहीं आ पाई है। दाउ लव्स्ट, तुमने हमेशा प्यार किया है, नहीं तुमने दूसरों से प्यार किया है। यही कारण है कि तुम्हारे गीत जो है वो प्रसन्नता भरे हुए हैं, क्योंकि तुमने कभी किसी से ईर्ष्या नहीं की है, तुमने कभी तुम्हारे मन में किसी से दूसरे से जलन की भावना नहीं आई है, ईर्ष्या की भावना नहीं आई है। फिर दूसरी तरफ कहते हैं बट नेवर न्यू लव्स सैड सैटिटी। तो लव सैड सैटिटी का मतलब क्या है? सैड का मतलब प्यार की दुख भरी और सैडिटी का मतलब है प्रचुरता। तो तुमने प्यार में भी बहुत ज़्यादा दुख भरा हुआ होता है, इस बात को तुमने कभी जाना ही नहीं है। हो सकता है कि तुमने जो प्यार किया है उस प्यार में जो है दुख हो ही ना, तुमने केवल खुशी महसूस की है। बट नेवर न्यू लव सैड स्टेटी, लेकिन प्यार में भी प्रचुर मात्रा में दुख भरे होते हैं, उस बात को तुमने कभी जाना ही नहीं है। फिर इस संज्ञा में कहते हैं वेकिंग और एस्लीप, जागते हुए या सोते हुए। दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप देन बी मोर्टल ड्रीम। यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि डेथ की हो सकता है स्काईलार्क को खबर हो, मृत्यु के रहस्य के बारे में। स्काईलार्क हम मनुष्यों की तुलना में कुछ अधिक गहराई से जानती हो, क्योंकि हम लोग डेथ के रहस्य को नहीं जानते। तो देखिए डेथ के रहस्य क्या है, अगर हम मर जाते हैं तो दोबारा जन्म होगा, हमारी आत्मा कहीं हो जाएगी, और मरना जो है हर एक व्यक्ति में स्वाभाविक है, जो आया है वो मरेगा, जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। तो ये रहस्य जो है हम व्यक्ति जानते हैं, लेकिन इसको मानते नहीं हैं। फिर भी हम इच्छा करते हैं बहुत लंबे समय जीने की, और अगर कोई डियर और नियर बन चला जाता है तो उसमें बहुत दुख व्यतीत करते हैं। तो कहने का मतलब है हम मौत के रहस्य को डीपली नहीं जान पाते। तो यही लाइन में कह रहे हैं वेकिंग और एस्लीप दाउ ऑफ डेथ मस्ट डीम। डीम का मतलब है जानकारी। तुम गहराई से मृत्यु के रहस्य को जानती हो। थिंग्स मोर ट्रू एंड डीप, उन चीज़ों को काफ़ी सच्चाई से और काफ़ी गहराई से, देन बी मोर्टल ड्रीम, जितने कि हम लोग जो मनुष्य हैं उसको जान पाते हैं। तो हम मनुष्यों की तुलना में, हे स्काईलार्क, तुमने मौत के रहस्य को अधिक सच्चाई से और अधिक गहराई से जाना है। और हाउ कुड दाई नोट्स फ्लो इन सच ए क्रिस्टल ड्रीम, और कैसे तुम्हारे जो नोट्स फ्लो है, तुम्हारे गीतों की जो रचना है, तुम्हारे गीतों के जो फ्लो है वो बिल्कुल शीशे की तरह, एक शीशे की तरह चमकती हुई धारा की तरह प्रभा में बहते हैं। तुम्हारे गीतों में सच्चाई है, बिल्कुल स्पष्ट हैं। 18वें स्टैंजा में कहते हैं वी लुक
बिफोर एंड आफ्टर। हम जो मानव लोग होते हैं वो आगे पीछे देखते हैं कि हमारा जीवन निराशाओं से और कुंठाओं से भरा हुआ है, और जो मनुष्य की इच्छाएं हैं, मनुष्य की लालसाएं हैं, वो हमेशा अधूरी रहती हैं। तो यही कारण है कि मनुष्य कभी अपने सुखों को महसूस नहीं कर पाता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं इस संज्ञा में, वी लुक बिफोर एंड आफ्टर एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। कि हम मनुष्य जो हैं आगे देखते हैं और पीछे देखते हैं। हम ये देखते हैं कि पीछे हमारी क्या कमी रह गई, और आगे देखते हैं हमको क्या मिलने वाला है। हम लोग हमेशा इच्छाओं से भरे रहते हैं। हमारे जीवन में अनंत लालसाएं हैं, और हमारी लालसाएं हमेशा अधूरी ही रहती हैं। एंड पाइन फॉर व्हाट इज नॉट, और हमेशा हम इच्छा करते रहते हैं कि जो हमारे पास नहीं है वो हमको मिल जाए। तो ये मनुष्य के जीवन की एक कड़वी सच्चाई होती है। फिर वो कह रहे हैं, आवर सिंसरेस्ट लाफ्टर विद सम पेन इज फ्राउट। हमारी जो सच्ची हंसी है, हमारी जो शुद्ध हंसी है, उसमें भी विद सम पेन इज फ्राउट, कुछ दुख भरा हुआ है। फ्राउट का मतलब फुल ऑफ। अगर हम लोग सच्ची हंसी भी हंसते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं दुख जरूर भरा हुआ होता है। तो ये भी वो कड़वी सच्चाई की बात करते हैं। फिर कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल अस सैडेस्ट थॉट। हमारे सबसे मधुरतम गीत वो होते हैं जो हमारे गंभीर विचारों को, हमारे दुखद विचारों को बताते हैं। तो ये पूरी पोइम का सबसे बेहतरीन स्टैंजा है, सबसे स्वीट स्टैंजा है। अगले कहते हैं, येट, यहाँ कुछ शर्तें बताते हैं। इस स्टैंजा में कुछ शर्तें रखते हैं। काश ऐसा हो जाए तो भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। येट वी कुड स्कॉर्न हेट प्राइड एंड फियर, इफ वी बर्न थिंग्स बर्न नॉट टू शेड अ टीयर, आई नो नॉट हाउ दाई वॉइस वी एवर शुड कम नियर। बहुत ध्यान से सुनना, यहाँ शर्त लगा रहे हैं कि मनुष्य जो है वो घृणा से, हेट से, प्राइड से और फियर से भरा हुआ है। और थिंग्स बी, इफ बी बर्थ थिंग्स बर्न नॉट टू शेड ऑफ टीयर, और मनुष्य जो है केवल आंसू बहाने के लिए ही पैदा हुआ है। तो शर्त कह रहे हैं, यदि हम घृणा को त्याग दें, स्कॉर्न को त्याग दें, प्राइड को त्याग दें और भय को त्याग दें, और जो हम आंसू बहाने के लिए पैदा हुए हैं वो भी चीज़ हमसे दूर हो जाए, यानी कि हम बिल्कुल प्रसन्न आत्मा हो जाएं, हम किसी से घृणा ना करें, हम सबसे प्यार करें, हमारे अंदर गर्व ना रहे, हमारे अंदर भय ना रहे। तो फिर भी कह रहा है, आई नो, तभी कह रहा है मैं जानता हूं, हाउ दाई वॉइस एवर शुड कम नियर, कि हम तुम्हारे गीतों की जो आवाज़ है वो हमारे गीतों में उसके पास तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि तुम्हारे गीतों में जो शुद्धता है वो बहुत ज़्यादा है। तो कह रहा है, इन सब के बावजूद भी अगर हमारे साथ ऐसा हो जाए तब भी हमारे गीत तुम्हारे गीतों के मर्म को नहीं जान पाएंगे, उसके पास तक नहीं पहुंच पाएंगे। फिर 20वें स्टैंजा में कहते हैं, बेटर देन ऑल मेजर्स ऑफ डिलाइट एंड साउंड, better than all the treasures that in books are found, thy skill to poet were thou scorner of the ground। यहाँ पर बात कर रहे हैं कि स्काईलार्क के जो गीत है वो इस दुनिया के रहने वाले कवियों से, इस दुनिया के लोगों से क्यों अधिक अच्छे हैं। बेटर देन ऑल मेजर्स, तो यहाँ ऑल मेजर्स की बात हो रही है। जितने भी इस दुनिया के मेजर्स माने जो ह्यूमन म्यूजिक है, म्यूजिक माने जो आपके मानवीय संगीत है, म्यूजिक का मतलब मानवीय संगीत,
ऑफ डिलाइटफुल साउंड, चाहे कितने भी प्रसन्न उसमें ध्वनि क्यों ना हो। बेटर देन ऑल ट्रेजर्स दैट इन बुक्स आर फाउंड, उस सभी खजानों से, सभी ज्ञान से, सभी कविताओं से जो किताबों में भरा हुआ है, उन सब से तुम्हारे जो गीत हैं वो बेटर हैं। कह रहे हैं इस दुनिया के लोगों ने, इस दुनिया के कवियों ने, मानवों ने जितने मेजर्स बनाए हैं, जितने मानवीय संगीत बनाए हैं, इस दुनिया की किताबों में जितना भी ज्ञान भरा हुआ है, और डाई स्किल टू पोइट बर, जितने भी स्किल पोइट्स हैं उन सब से दाऊ तुम्हारा संगीत जो है वो ज़्यादा श्रेष्ठ है, ज़्यादा बेटर है। क्यों? उसका एक ही कारण बताते हैं, दाऊ इस कॉर्नर ऑफ द ग्राउंड, क्योंकि तुम धरती से घृणा करती हो, क्योंकि तुम्हारे अंदर धरती का टच नहीं है, तुम हमेशा आकाश और आकाश में ही उड़ती रहती हो। तुम उस, यहाँ पर यही बात कर रहा है पहली लाइन की, पहले स्टेंजा की, कि तुम जो हो वो क्या हो, स्पिरिट हो, और यू आर द वर्ड ऑफ हेवन और नियर अबाउट इट, कि तुम स्वर्ग की चिड़िया हो या इसके कहीं आसपास की हो, तुम धरती की चिड़िया नहीं हो। यही कारण है कि तुम्हारे जो संगीत हैं वो यहाँ के संगीतों से, धरती के संगीत से इस पर बेटर हैं, और तुम्हारा जो ज्ञान है वो यहाँ के लोगों के ज्ञान से अच्छा है। फिर अंतिम स्टेंजा में कहते हैं, टीच मी हाफ द ग्लैडनेस दैट दाई ब्रेन मस्ट नो, जो तुम्हारे मन में जो प्रसन्नता भरी हुई है उसका आधा ही हमको सिखा दीजिए। सच हारमोनीस मैडनेस फ्रॉम माई लिप्स वुड फ्लो, ऐसी पागल कर देने वाली जो समरसता है, ऐसे मदहोश कर देने वाला जो संगीत है वो मेरे होठों से भी निकलने लगे। द वर्ल्ड शुड लिसन देन एंड आई एम लिसनिंग नाउ, ताकि संसार भी उन मधुर गीतों को सुन सके जो मैं अब सुन रहा हूँ। तो यहाँ पर कह रहा है कि जो संगीत के रूप में कविता, ये कविता जो है निकलेगी, तो मैं उस मधुर संगीत को जो तुम गा रही हो उसको इस कविता में पिरोना चाहता हूँ, ताकि जिस संगीत को मैं सुन रहा हूँ उस संगीत को सारी दुनिया सुन पाए। जिस संगीत को मैं सुन रहा हूँ उस संगीत को सारी दुनिया सुन पाए। तो ये था इसका लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज पढ़ते हैं। अब प्रश्न बनता है, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन ईच स्टेंजा ऑफ द पोइम, तो आप जानते हैं 5 लाइन की है। दूसरा जो पोइम क्वेश्चन है, फर्स्ट 4 लाइन्स इन द पोइम ओड टू स्काईलार्क आर इन, तो किस में है, ट्रोचैक ट्राईमीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखेंगे। द 5th एंड लास्ट लाइन इन द पोइम ओड टू स्काईलार्क इज इन, तो आप जानते हैं ऊपर पढ़ा था अलेक्जेंड्रियन में है। अलेक्जेंड्रियन को क्या कहते हैं, आइम्बिक हेक्सामीटर। द पोइम ओड टू स्काईलार्क वाज कंपोज्ड एंड पब्लिश्ड इन, तो 1820 में ही कंपोज होती है और 1820 में ही पब्लिश होती है। द पोइम ओड टू स्काईलार्क वाज पब्लिश्ड अकम्पनीड अ सैलिसबर्ग, तो आप जानते हैं कि सैलिस की जो रचना थी प्रोमेथियस अनबैंड, और जो कि 4 एक्ट का लिरिकल ड्रामा है, उसके साथ इस पोइम का पब्लिकेशन होता है। तो ऑप्शन ए ठीक है। ये क्वेश्चन नोट कर लेना आप लोग। व्हाट डज वर्ड अनप्रीमेडिएटेड मीन, तो अनप्रीमेडिएटेड मीन होता है अनप्लान्ड, जिसकी पूर्व में योजना ना बनाई गई हो। तो यहां पर है नॉट प्लान्ड आउट इन एडवांस, तो इसका ए ऑप्शन ठीक है। अगला है, इन द पोइम टू अ स्काईलार्क शैली व्यूड द स्काईलार्क एज, तो कैसे देखा उन्होंने देखा अ स्पिरिट, चिड़िया को एक स्पिरिट के रूप में देखते हैं, क्योंकि वो उसको धरती की चिड़िया नहीं मानते बल्कि एक आत्मा मानते हैं। इन दिस पोइम टू अ स्काईलार्क शैली कंपेयर द स्काईलार्क टू, किससे तुलना करते हैं, अ ग्लोबॉर्म, जुगनू से करते हैं, अ प्रिंसेस इन टावर, टावर में जो आपकी राजकुमारी उससे करते हैं, अ पोइट, या इन सब से करते हैं। तो देखिए ये सारे आए हैं, इन सबसे कंपेयर करते हैं वो। व्हाट इज द क्लोजेट सिनोनिम्स ऑफ अनबिहोल्डन, तो बिहोल्ड माने देखना होता है और अनबिहोल्डन माने होता है अनदेखा। तो अनदेखा के लिए हम अनसीन बोलेंगे,
तो इसलिए ए ऑप्शन ठीक है। ये सारे प्रश्न जो है कविता से देखकर बनाए गए हैं। व्हाट सीजन डज द वर्ड बर्नल रेफर टू? तो बर्नल को हमने बताया कि बर्नल जो है स्प्रिंग सीजन होता है, तो आपका स्प्रिंग हो गया। व्हाट डज दोज हैवी विंग थीव्स? तो हैवी विंग थीव्स किसको कहा है? उन गर्म हवाओं को जो उसकी गुलाब की सुगंध को चुरा कर ले जाती हैं। तो विंग्ड हैवी विंग थीव्स का है गर्म हवाओं को, तो यहां पर हवाएं हो गई, बी ऑप्शन। हु इज हिडन अवे इन द टावर इन द पोइम? तो वो तो एक प्रिंसेस है, मेडन है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन ठीक है। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, वेयर डज स्पीकर इमेजिन ग्लो वर्म इज लिविंग? तो ग्लो वर्म कहाँ रहता है? फूलों की ओस की घाटी में, तो इन अ डेल ऑफ ड्यू, इसी में तो रहता है। व्हाट मेल्ट्स अराउंड इन द स्काई? तो इसका स्काई में कौन मेल्ट हो जाता है? तो आप जानते हैं जो पर्पल पेल इवनिंग होती है वही मेल्ट होती है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।